ग्रुप पे शेयर कर देंगे कि लिंक, कि बच्चे होते जो है ऑटोमेटिक लिंक शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चलो चलो सो गाइस आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने कैपिटल गेन स्टार्ट किया है और उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, बराबर है ना? कंप्लीट हो गया ना? कोई पेंडिंग नहीं है ना? चलो आज का पहला क्वेश्चन, कैपिटल गेन का क्वेश्चन 2। ऑन 20th April 23, X 31 years sell following assets. सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस लॉन्ग टर्म 14 लाख। अपन ने पढ़ा था कि गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन का 0 लिया जाता है, एंड अगर परचेस्ड है तो फिर परचेज प्राइस लिया जाएगा। एंड ये भी कहा था कि गुडविल के लिए फिर जो भी आएगा अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वो गेन ही होगा, कॉस्ट 0 होगा तो क्या होगा, जो सेल प्राइस होगा वही कैपिटल गेन होगा। अगर बिजनेस 3 साल से ज्यादा चल रहा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म होगा, एंड 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। तो इतनी चीजें आपको गुडविल के बारे में ध्यान में रखना है। आगे, बोनस शेयर्स इन ए लिमिटेड बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिस्टेड है, एसटीटी नॉट पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 6 लाख। बोनस शेयर्स में अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, 1/4 के पहले अगर बोनस शेयर्स मिले हैं तो एफएमवी उसका कॉस्ट लेना है, एंड 1/4 के बाद मिले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स मेरे को फ्री में मिलते हैं। तो ये देखना पड़ेगा ये शेयर्स अपने को कब मिले हैं। देन फिर उसके बाद तीसरा अपन ने बेचा है बोनस शेयर्स इन बी लिमिटेड, नॉन लिस्टेड है, शॉर्ट टर्म है 8 लाख। चौथा एसेट बेचा है लिस्टेड डिबेंचर ऑफ सी लिमिटेड, इसका एक्विजिशन डेट दिया है और सेल का डेट दिया है 1 लाख रुपया। फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स फॉर द असेसमेंट ईयर assuming that business income is 6,000, shares are transfer outside the recognized stock exchange, ignore alternate tax regime, मतलब नॉर्मल के हिसाब से टैक्स निकालना है। ठीक है, ओके। सो नाउ अभी पहले बताऊं, बोनस का कॉस्ट ही नहीं दिया है तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001। कॉस्ट नहीं दिया मतलब वो कॉस्ट रहता नहीं, अगर 2001 के पहले मिलते तो कॉस्ट देते वो एफएमवी, बट नहीं दिया मतलब क्या होगा, बोनस का कॉस्ट 0 होगा। डिबेंचर्स में अपने को पता है कि डिबेंचर में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, इट विल बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, नाउ नाउ क्वेश्चन इज, अब हम पहले इनकम निकालते हैं, बाद में फिर ये जो एसटीटी नॉट पेड है बोलो इसका इंपैक्ट क्या होगा। टैक्स निकालते से अपन ने पढ़ा है एसटीटी नॉट पेड है तो फिर सेक्शन 112 तो है ना, अपन ने पढ़ा था कि कुछ सिक्योरिटीज के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 10%। तो देखते हैं अपन क्या करना उसका, पहले अपन फॉर्मेट बनाते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट इज टू बी डन। तो टोटल 4 एसेट्स है, गुडविल, बोनस शेयर्स इन ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड लिस्टेड डिबेंचर्स। चलो तो एन वर्किंग नोट के कॉलम, तो 5 कॉलम का रूलिंग लो। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग, गिविंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अच्छा पहले सभी एसेट्स कैपिटल एसेट है क्या, है ना? सभी एसेट्स कैपिटल एसेट है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ क्या पूछा है, फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी पूछा है ना, तो कंप्यूटेशन ऑफ अपन क्या करते हैं, पहले कैपिटल गेन निकालते हैं एंड फिर टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस इनकम भी दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 24-25। पर्टिकुलर्स, गुडविल, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड के बोनस शेयर्स लिखो नीचे ब्रैकेट में,
बोनस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड वर्किंग नोट। ठीक है, ऑनलाइन आवाज आ रहे हैं सबको? सेल कंसिडरेशन लिखो, कितने बेचा है? राइट डाउन सेल कंसिडरेशन। ऑनलाइन आवाज आ रहा है ना? 14 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 1 लाख। 14, 6, 8 एंड 1 लिखो चारों। ₹14 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 1 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो नहीं दिख रहा है। अभी गुडविल में बिजनेस कब स्टार्ट किया कुछ दिया नहीं है, तो एज्यूम करना है कि वो लॉन्ग टर्म ही है। गुडविल के लिए अपने को चाहिए ना बिजनेस कितने साल से है, तो एज्यूम करना है लॉन्ग टर्म है। तो लिस्ट में लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस है ना। तो पहले गुडविल के लिए तो कॉस्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वो क्या है, कैसे जनरेट किया है? सेल्फ जनरेटेड है, करेक्ट। इसके लिए भी जीरो होगा। मैं एजम्पशन क्या लिखूंगा कि बोनस शेयर्स आर अलॉटेड आफ्टर 141। एंड डिबेंचर के लिए मैं एज इट इज लिखूंगा 40,000। डिबेंचर में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। ये हो गया कैपिटल गेन। लास्ट में लिखूंगा नेचर। अभी चेक करो कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है। नेचर ऑफ कैपिटल गेन। फिर नोट्स आपको लिख के देता हूं। चलो हो गया ऑनलाइन, और नीचे आपको लिंक में नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, हो गया। चलो भाई क्वेश्चन देख के बताओ। गुडविल में तो अपने को एज्यूम करना है लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं बिजनेस कब स्टार्ट किया है। बोनस शेयर्स में भी अपन क्या एज्यूम करेंगे? कुछ दिया है क्या? अच्छा दिया है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अच्छा दिया है, आई एम सॉरी। देखो दिया है, एज्यूम करने की जरूरत, हाँ वही बोला, दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है तो लिखो। फिर क्या है, लिखो बिलो गुडविल लॉन्ग टर्म, ए लिमिटेड के बोनस लॉन्ग टर्म, बी के शॉर्ट टर्म, एंड डिबेंचर लॉन्ग टर्म ही है, 2004 में लिए ना, मोर देन 36 है। तो ये सॉरी, ये होगा लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म। चलो लिखो, अभी नेक्स्ट लिखो हेडिंग, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। फिर अपन कंपटीशन ऑफ टोटलिंग कम भी करेंगे। नोट नंबर 1,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट शैल बी टेकन एज नील. फटाफट लिखो, लिखो नोट नंबर 1. Cost of acquisition of self-generated asset shall be taken as nil. Cost of acquisition of self-generated asset shall be taken as nil. Note number 2. Cost of acquisition of bonus shares. Cost of acquisition of bonus shares. Cost of acquisition of bonus shares allotted on or after. Allotted on or after 1/1. Allotted on or after 1/1 shall be taken as nil. Allotted on or after 1/1 shall be taken as nil. Note number 3. Working note number 3. लिखो note number 3. For debentures, benefit of indexation not available. For debenture, benefit of indexation not available. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर एवाई 24-25. चलो पहले लिखो बिजनेस इनकम. कितना दिया बिजनेस इनकम? 6,000 दिया ना शायद. कितना दिया बिजनेस इनकम? ये क्या 6,000 दिया है बिजनेस इनकम 6,000. एंड बाकी आपके गेन कॉपी करो, लॉन्ग टर्म गेन वगैरह जो भी है. नेक्स्ट लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. कितना था ऊपर? 8 लाख था ना. बाकी सब मर्ज करो. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 14 + 6, 14 + 6 20, 20 + 60 20,60,000. आप चेक करो ब्रैकेट में, चाहे तो डिटेल्स लिखो अगर आपको लगता है कंफ्यूजन होगा बाद में तो. ऑनलाइन रिप्लाई करो, बराबर है क्या? समझो आपको 20,60,000 कैसे आया? ऊपर के टेबल में से लॉन्ग टर्म मैंने जोड़ दिए, शॉर्ट टर्म एक ही है, बस सिंपल टोटल ही है. अर्पित मैच हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, टोटल बताओ अर्पित. 28,66,000. ठीक है, नेक्स्ट लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80. कुछ दिया तो नहीं है, फॉर्मेट इसलिए लिख रहा हूं, कुछ नहीं दिया ना. तो ये आ गया टैक्सेबल इनकम. अभी पहले अपन हमेशा टैक्स स्पेशल कैटेगरी पे निकालते हैं, और यहाँ पे इनकम शिफ्ट भी होगा क्योंकि बिजनेस इनकम खाली 6,000 ही है, तो शिफ्टिंग का भी काफी सारा स्कोप है. बट पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए टैक्स रेट्स क्या क्या है ना. नहीं तो कुछ मतलब नहीं है. अपन ने पढ़ा था एनी अदर एसेट के लिए 20% है. अच्छा, शॉर्ट टर्म में एसटीडी पेड हुआ है तो 111
ये अप्लाई होता है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एसटीडी पेड हुआ है क्या शॉर्ट टर्म पे, नॉन लिस्टेड है तो एसटीडी पे होगा नहीं, तो ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म है, मतलब उसके लिए स्लैब रेट होगा। अरे समझा कि नहीं, नॉर्मल लॉन्ग टर्म एसेट के लिए 20% है 112 में, कितना है 20%। अभी दो लॉन्ग टर्म बाकी है, कौन से तो बताओ। हाँ अभी डिबेंचर के लिए टैक्स रेट 10% होता है, आप लिख के रखना, मैंने मेरे नोट्स में दिया है आपके, ऐसा अगर मेरा कैपिटल गेन का बुक है क्या बुक है तो वो मैंने कहा था कि लेक्चर को प्लीज बुक लेके आना है, जो आ रहे हैं एकदम विथ कमिटमेंट आना है ना, करना है तो अच्छे से करो ताकि आपका फायदा हो, टाइम दे ही रहे हैं ना अपन, तो करना है तो एकदम मस्त करो एकदम। दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये अपना टैक्स रेट है, देखो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर व्हाट इज द टैक्स रेट, ठीक है आपने नोट्स में देखो, ये पढ़ा था कि नहीं अपने 111 112, अरे याद है कि नहीं आपको, इसमें देखो लास्ट में है, नोट्स में मिल गया। तो व्हाट इज द रेट फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, 10%, लिख दो टेबल में, लिख दिया सबको ऑनलाइन। चलो तो आ जाओ नोट्स में अपने, तो इसमें है 10%। अभी बोनस लॉन्ग टर्म, बोलो उसके बारे में क्या दिया है, एसटीडी नहीं पे है ना, लिस्टेड है बट एसटीडी पे नहीं हुआ है, अगर लिस्टेड है एसटीडी पे नहीं हुआ है तो उसी टेबल पे चेक करो, 112 में दो ऑप्शन है, विद इंडेक्सेशन 20 एंड विदाउट 10, एंड मैंने कहा था कि 10 बेटर है ना अभी। अच्छा इसमें इंडेक्सेशन तो आएगा नहीं, कॉस्ट ही जीरो है ना, तो बोलो 20% देना 6 लाख पे, 20% देना अक्लमंदी है, 10%, 10%, तो इसका रेट 10% हो गया। आपको समझा क्या मैंने कैसे, हाँ? अरे समझा कि नहीं सबको मैंने रेट कहाँ से लाए, ठीक है। तो अभी इसको अपन स्प्लिट करेंगे जैसे अपन ने कैपिटल गेन में किया था, है ना, देखते हुए क्या होगा। तो ये समझा आपको टैक्स रेट्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे अलग से वर्किंग करके आपको दिखाना चाहूंगा, 28,66,000 को मैं जो नॉर्मल रेट है उसमें मर्ज कर दूंगा, नॉर्मल रेट 20% एंड 10%। कौन से 10 वाले हैं, देखो ये 8 लाख है ना, स्लैब है ना ये, अरे हाँ है ना, क्योंकि इस पे एसटीडी पे नहीं हुआ है, 111 है तभी लगता है जब एसटीडी पे होता है, यहाँ पे एसटीडी पे नहीं होता नॉर्मल। तो ये 8 लाख प्लस ये 6,000, बिजनेस इनकम पे स्लैब होगा कि नहीं होगा, तो 8,06,000 स्लैब रेट से होगा। देन डिबेंचर का जो 6 लाख है, अभी 10 वाले मर्ज करो, 6,60,000 एंड 14 लाख, चेक करो टोटल आ रहा है क्या, 28,66,000। हाँ बाइफिकेशन बराबर है अपना, ये 6,60,000 है, आ रहा है ना, ऑनलाइन रिप्लाई करो, आ रहा है तो अभी बस टैक्स निकालो, पहले स्पेशल कैटेगरी का टैक्स आएगा बाद में स्लैब का आएगा, इसमें शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि आपका नॉर्मल इनकम 8,06,000 है, मतलब अपना एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग की प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी, एंड शिफ्ट करना है तो अपन हमेशा 20% वाला शिफ्ट करेंगे, कोई भी किया तो आंसर गलत नहीं बट ज्यादा वाला करना है। तो लिखो फिर, लिखो टैक्स ऑन 14 लाख एट 20%, which comes to 2,80,000, then tax on 6,60,000 into 10%, 66,000, balance
8,06,000। एज दिया है क्या क्वेश्चन में? एज दिया है? एज 31 ईयर्स दिया है। सो एज दिया है 31 ईयर्स, तो 2.5 लाख के हिसाब से होगा वर्किंग। तो 3,06,000 पे 20%। 61। इन सबका आउटर कॉलम में लो, चारों को। इसमें रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो बहुत ज्यादा है। 4,07,000 चेक करो टोटल। फिर उस 4,07,000 चेक करो गोयल साहब। मेरे को ओनली सेस काउंट बताओ, डायरेक्ट जोड़ के मत बताओ, ओनली सेस बताओ। 16,000 आ रहे हैं टोटल, बराबर है ना अमित? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इज इक्वल टू टैक्स पेबल। तो 419,700 प्लस 16,788 कितना आ रहा है? 436,488 राउंडेड ऑफ 436,490 राउंडेड ऑफ टू 436,490। कैसे लगा क्वेश्चन? जबरदस्त था कि नहीं? बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस लेके आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और अलग अलग एडजस्टमेंट्स। ऑनलाइन डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 जो दिया है वो स्लम सेल पे है। सेक्शन 50B। X Limited has several undertaking carrying on several business. During the year 23 choice, the company sold one of its undertaking as it was continuously generating losses since last 5 years. अच्छा, इसमें पढ़ा था स्लम सेल में कि अगर बिजनेस 3 साल से ज्यादा चल रहा है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। स्लम सेल में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि कुछ एसेट शॉर्ट टर्म है, कुछ एसेट लॉन्ग टर्म है। उसमें कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इक्वल टू नेट वर्थ होता है। नेट वर्थ का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल। तो अपने रेगुलर नोट्स आपके पास है क्या? पार्ट 2 वो भी अब नहीं लेके आए तो कैसे होगा? उसमें स्लम सेल के प्रोविजन। तो क्या होगा, ये फिर मेरा प्रैक्टिस हो रहा है जिससे आपका फायदा नहीं होगा। और मैंने कहा था कि आपको ये पढ़ के आना है। अगर आपको बताया कि कैपिटल गेन चल रहा है, यू शुड रीड एंड देन कम। डायरेक्टली आके मैं कुछ चमत्कार नहीं कर सकता 1 महीने में। तो अगर आप आ रहे हैं कि चमत्कार हो जाएगा और मैं डायरेक्ट 80 मार्क्स लेके आ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना? कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो खुद को ड्राइव करना पड़ता है, बाजू में बैठ के नहीं समझता कि हाँ अच्छा ऐसे करना है क्या। जब तक आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे यू विल नेवर लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। तो आपके ये नोट्स भी नहीं है, रेगुलर नोट्स भी आप नहीं लेके आते, तो आप क्यों आ रहे हैं? मतलब मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ना? तो क्या होगा फिर? ये मैं ही सॉल्व करता हूँ, फिर सेशन लेने की जरूरत नहीं कल से। फिर मेरे को तो आता ही है सब ना। मेरे को आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ी खड़ा रहता। क्या हो रहा है अभी? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं। इससे मतलब आप सोचो आपको फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो घर पे बुक पे भी दिया है, बस कॉपी करते जाओ, धपाधप धपाधप। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको नोट्स लेके आना है, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पार्ट 2 लेके आना है ना? एटलीस्ट प्रोविजन रेफर करना कि प्रोविजन में क्या दिया है। तो खाली लेक्चर मत देखो, नोट्स पहले रिवाइज करो, पढ़ाई करो। ये रिवीजन सेशन है ना, तो आप प्रिपेयर होके आना चाहिए।
जो लोग रिवीजन में आ रहे हैं विद एक्सपर्ट की फैकल्टी मेरे को पास करा के देगा, 100% ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 100% जो अपन ने 4 महीने में मेहनत की वो 15-20 दिन में कैसे होगा? फिर हम क्लास ही 20 दिन का लेते हैं ना। आपको संडे बुलाया मैंने, शाम को बुलाया, क्यों लेता मैं एक्स्ट्रा क्लास? तो इफ यू आर कमिंग विद एक्सपेक्टेशन ऑफ चमत्कार विल हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना। ऐसे मैंने 6 महीने भी सेशन ले तो भी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज एग्जाम में सम ट्रिकी विल कम, एंड वो ट्रिकी ये मैं बस एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ। आप घर पे पढ़ के आना चाहिए, डाउट्स क्लियरिंग होना चाहिए, तो मजा आएगा। खाली मैं ही सॉल्व करूंगा तो फिर मतलब मेरे को तो जरूरत नहीं सॉल्व करनी, मैं 14 साल से वही कर रहा हूँ। और इसके कम से कम 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैंने कैपिटल गेन के। क्लाइंट के कितने सारे केसेस सॉल्व किए, मेरे को कैपिटल गेन की जरूरत नहीं अभी सॉल्व करने की। हाँ, प्रैक्टिकल पे कुछ नई चीज आती है तो मेरे को ही पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मेरे को सब आता है। मेरे को भी जब नई चीज सामने थी, इवन आई हैव टू अप्लाई माई माइंड, इसमें क्या करना है। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ प्रोफेशनल्स, तो आपको स्टूडेंट तो अपने तो पढ़ना ही चाहिए ज्यादा। तो डायरेक्ट क्लास अटेंड मत करो, क्या होगा बस मैं कॉपी करूंगा, आप लिखते जाओगे धपा धप धपा धप, से क्या होगा मतलब आप सोचो, है ना। फॉर अ लमसम कंसिडरेशन जहाँ पे 3 लाख है, विदाउट सॉरी 300 लाख विदाउट असेनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो बुक वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी दिया है, लैंड का वैल्यू 50 लाख है, फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज 70 लाख है, मार्केट वैल्यू 100 लाख है, ये बुक वैल्यू दिया है। मशीनरी का दिया है, फर्नीचर का दिया है, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स दिया है। ये सभी एसेट्स जो है वो उसी अंडरटेकिंग के है। अपन ने जो क्लास में सॉल्व किया था उसमें अपन ने परसेंटेज से निकाला था लायबिलिटीज। ये जो पूरा एसेट्स है वो उसी यूनिट का है, जो ये है वन ऑफ द यूनिट जो अपन ने स्लम सेल में बेच दिया, उसका ये सभी है। ब्रोकरेज पेड 5% ऑन ट्रांसफर कंप्यूट कैपिटल गेन। तो ले लो, रोलिंग ले लो। तो पहले स्लम सेल में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए स्लम सेल में। पहला, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, आपको पता होना चाहिए। सेकंड, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, डिपेंड्स। बिजनेस 3 साल के ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे 5 साल दिया है। 3 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म है, वो पता होना चाहिए। तीसरा, एसेट्स का वैल्यू होगा नेटवर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। फिर एसेट्स में पता होना चाहिए कि एसेट्स का वैल्यू कौन सा लेना है। तो जो बुक वैल्यू है, जो डेप्रिसिएबल है उसका WDV लेना है, जो बुक वैल्यू है उसका बुक वैल्यू लेना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। लायबिलिटी का वैल्यू तो हमेशा एक ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। एसेट का वैल्यू कम ज्यादा होता है, एंड फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, एक्स लिमिटेड। ठीक है, चलो तो लिखो सेल कंसिडरेशन। कितने हैं, 300 लैक्स। सेल कंसिडरेशन है 300 लैक्स। लेक्स एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है 5%। तो ये 5% सेल प्राइस पे निकालना है। 5% विल बी ऑन सेल प्राइस।
आपके घर पे नोट्स नहीं, आप रिवाइज कैसे करते बाद में? इसके नोट्स नहीं है तो आप घर पे कैसे बाद में जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए रिवीजन नोट्स कैसे रिवाइज करते? हाँ, हर बार क्वेश्चन भी इस पे देखते हो? तो फिर ये नोट्स भी नेक्स्ट टाइम देता नहीं बैच में ना, सब वीडियोस पे देखो। आए नहीं, बहुत बढ़िया। फिर चलो, ये हो गया। प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इसको बोलते हैं नेट वर्थ। चलो, तो नेटवर्थ का देखो फॉर्मूला क्या, आपके पास नोट्स है ना, रेगुलर नोट्स? कल से सबके बुक चाहिए, नहीं तो मैं बैठ घर पे जाओ, फिर बैठो मत, खाली टाइम पास के लिए मत करो लेक्चर अटेंड। मतलब आपको लगता है कि मैं चमत्कार करने वाला 15 मिनट, तो कुछ भी नहीं होगा। घर पे आप जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, ऐसे मैंने 1000 लेक्चर भी लिए है, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने अलग क्वेश्चन आएगा। ऐसे थोड़ी इसमें से जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा होगा क्या? प्रोफेशनल स्किल भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहो, घर पे पढ़ाई करो। डायरेक्ट ये फायदा होगा, बट आप घर पे पढ़ के तो ज्यादा फायदा होगा। से भी रिवीजन में मैं पूरा कैबिल में अपन ने 60 क्वेश्चन किए, मैं 60 थोड़ी ले सकता हूँ। जो टॉप इंपॉर्टेंट है वो ले रहा हूँ, एग्जाम में वो छोड़ के आ गया तो इसमें से आ गया तो फायदा है। मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट क्वेश्चंस लिए, बट मैं इवेल्यूटर नहीं हूँ, तुम समझो। इवेल्यूटर कैसे सोचता है ये आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, है ना? तो चमत्कार की उम्मीद से मत आओ। हाँ, नॉलेज ब्रश करना है, एक फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि तो उससे फायदा होगा। बट इफ यू आर कमिंग हियर विद सम चमत्कार विल हैपन, इट्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन। चमत्कार होगा आप घर पे पढ़ाई करके आएंगे तो होगा। सी इमेजिन करो ना, ओनली रिवीजन पे अगर 15 बच्चे पास हो तो कौन क्लास 4 महीने क्लास लेगा? इतना आसान है तो होगा क्या? नहीं होगा। सो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, बस दैट इज द बॉटम लाइन। फिर इसका ज्यादा फायदा होगा। बट अगर आप इसके ऊपर ओनली डिपेंड होगी इतना चाहेंगे, तो फिर आप मेरे को इवेल्यूटर मान रहे हैं, अच्छी बात है। फिर कि विपुल सर पेपर सेट करने वाले हैं, एंड इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आने वाले, आपका फायदा तो 100% होगा। बट वो 60 के लिए कितना फायदा होगा ये नहीं मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, इसमें से 20-30 मार्क के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, जो मैंने करा के लिए पूरा इतना। उसमें ऐसा होगा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा, फिर मतलब नहीं सेशन आके। तो मैंने मेन टॉपिक्स कवर किए ही है, बट आपको ये अलग क्वेश्चन है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व, सो यू नीड सम प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो। चलो, तो नीचे लिखो नेटवर्थ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 नेटवर्थ। तो अभी ये बताओ, लैंड का कौन सा वैल्यू लेना बताओ। मैंने कहा था कि जो नॉन डेप्रिसिबल उसका बुक वैल्यू लेना है, तो लैंड का कौन सा लेना है बुक वैल्यू? 50 लाख रुपीज लेना है। तो लिखो, नेटवर्थ में फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, सो लैंड विल बी एट बुक वैल्यू 50 लाख। देन मशीनरी इज अ डेप्रिसिबल एसेट। मैंने कहा था कि जो डेप्रिसिबल एसेट है उसको डब्ल्यूडीवी पे लेना है, करेक्ट है? कौन सा लेना है? डब्ल्यूडीवी। नाउ डब्ल्यूडीवी कौन सा लेना है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना है ना अपने को। ये तो मार्केट वैल्यू, ये तो अपने को लगेगा क्या? नहीं, अपने को या तो बुक वैल्यू चाहिए तो डेप्रिसिबल वैल्यू। डब्ल्यूडीवी चाहिए, डब्ल्यूडीवी किसका लेंगे अपन? इनकम टैक्स। तो लिखो, मशीनरी 60 लाख, फर्नीचर 90 लाख। उल्टा लिखा गया मैंने, 60 एंड 90 बराबर है। मशीनरी 60 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक डेटर्स बुक वैल्यू, उसका तो इसमें ये भी मैंने क्लास में कहा था कि स्टॉक एक्चुअली कैपिटल एसेट नहीं है,
बट यहाँ पे स्टॉक को कैपिटल एसेट माना जाता है क्योंकि वो लमसम कंसेशन का पार्ट है, वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो लिखो, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है ना, ये सब बुक वैल्यू पे आते हैं। सो बुक वैल्यू कितना है स्टॉक का? 35 लाख, डेटर्स का 40 लाख। ये हो गए टोटल एसेट्स लेस क्रेडिटर्स, एक ही दिया है 50 लाख। ये आ गया नेटवर्थ। चलो टोटल लेना है। सो 110, 275। कितना आ रहा है? 2 225 लैक्स ऊपर माइनस करो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑनलाइन बराबर है क्या? चलो ऊपर माइनस करो 225। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लैक्स। ठीक है, ऑनलाइन बराबर है क्या बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत सिंपल है, आपको सॉल्व करना है। एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 1999 फॉर 42 लाख। एफएमवी 40 लाख 50,000 दिया है। इंकर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 1991। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कब हुआ है आपको पता है? रिन्यूअल हुआ है, ये भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही है। तो कौन सा मिलेगा? दोनों मिलेंगे या दोनों नहीं मिलेगा? पहला नहीं मिलेगा ना, दूसरा मिलेगा। पहला क्यों नहीं मिलेगा? 2001 के पहले है। द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑन 31 मार्च 24 फॉर 5 करोड़ 10 लाख, फाइंड आउट द गेन। तो पहले चेक करो इज गिवन प्रॉपर्टी गिवन एसेट द कैपिटल एसेट, फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखो, है ना, फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करो एंड फिर चलो करो वर्किंग। अब इसमें इंडेक्स आपको पता है, बेस इंडेक्स लगेगा 100 और इस साल का इंडेक्स तो 348 है। बस आपको 3-4 का इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा इंप्रूवमेंट का। चलो 2 मिनट रुकता हूँ, पूरा क्वेश्चन ट्राई करो। चलो 2 मिनट समय दिया आपको, आप सब ट्राई करेंगे। ऑनलाइन आप भी ट्राई करो, क्योंकि अभी अपन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये क्वेश्चन है। जल्दी करो।
हो गया? इसका फोटो ले लो, मतलब आपके पास क्वेश्चन रहेगा। चलो, क्वेश्चन 4। कितने बेचे उसने प्रॉपर्टी? 5 करोड़ 10 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं दिया है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी हायर लेना पड़ेगा ना, तो एफएमवी कम है तो कॉस्ट ज्यादा है, तो अपन लेंगे 42 लाख अपॉन 100 इंटू 348। कितना आ रहा है? वन करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक का नहीं आएगा, जिसका आपको नोट लिखना है कौन सा, ये 3 वाले का नहीं आएगा, क्योंकि इंकर्ड बिफोर उसका नोट लिख देना है। फिर रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर नीड टू बी कैपिटल नेचर, तो ये मैं एजम्पशन के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो ये कब हुआ है? 3-4, तो 6 लाख अपॉन इंडेक्स ऑफ 3-4 कितना है? 109। टेबल है ना आपके पास? करो मल्टीप्लाई। 19,15,000 खत्म इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 करोड़। एक बार चेक करो सब लोग करेक्ट है क्या आंसर? और नीचे नोट लिख दो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 141 शैल बी इग्नोर्ड। नीचे नोट लिखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 141 shall be ignored. Before 141 shall be ignored. Question 5. A company partnership firm sells commercial building on 10 May for 1 crore 10 lakh. Compute capital gain. उसमें जमीन का कॉस्ट दिया है, कंस्ट्रक्शन का दिया है, एडिशनल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर, तो ये दोनों इंप्रूवमेंट है ना, ठीक है। तो क्या है, सिंपल है, करो सॉल्व क्वेश्चन। 2 मिनट देता हूं, 1 मिनट में सॉल्व करो। पहले बताओ, कमर्शियल बिल्डिंग बेचा है ना, वो कैपिटल एसेट है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2004-5 में जमीन लिया है, मतलब वो लॉन्ग टर्म ही है, तो इंडेक्सेशन मिलेगा। चलो करो सॉल्व फटाफट, करो सॉल्व फटाफट। और कल से अपने नोट्स लेके बैठना है, डायरेक्ट नहीं आना है क्लास को, एटलीस्ट रेगुलर नोट्स, ये नहीं तो, ताकि आप प्रोविजन रिफर कर पाओ।
चलो सॉल्व करो फटाफट. नाउ आई वांट ओनली फाइनल आंसर. चलो ऑनलाइन जल्दी करो, या आप सॉल्व करेंगे. आई वांट ओनली फाइनल आंसर. कितना है पहला इंडेक्स लैंड का? 4-5 का इंडेक्स कितना है? देन 5-6 का? हाँ, 9-10? चलो जो भी आंसर आएगा वो आई थिंक करेक्ट होगा. चेक करो, ये आंसर है. 7469 आ रहा है इसका. 551 आ रहा है. हाँ ठीक है, 1 रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रुपए का फर्क है. ओके चलेगा. 1 रुपी हियर देयर, नो इश्यूज. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पहला क्वेश्चन, एक्स इज अ डीलर इन पेंटिंग. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. On 30th April 23, he purchases 10 painting of Raja Ravi Verma for 9 lakh. Fair market value over 35 lakh. These paintings are purchased from advocate who is not registered under the GST, sell tax, VAT up to 31st March 24, and these paintings are not sold. Apart from this transaction, his business of dealing in painting has generated income of 60 lakh during the previous year 31st March 24. अभी अपने को ये डीलर है, पहले समझो आप, ये बंदा कौन है? डीलर है. तो टेक्निकली डीलर के लिए बिजनेस इनकम होगा.
तो अपने को उसका इनकम ढूंढना है, तो ये यहाँ पे क्यों आया, ये अदर सोर्स का भी होगा तो भी देना पड़ेगा, मतलब उसका बिजनेस इनकम तो होगा ही। देखो अभी उसने क्या क्या किया, उसने पेंटिंग परचेज किया है, 10 पेंटिंग 9 लाख में खरीदा है, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख है। तो अपन ने गिफ्ट की कैटेगरी में पढ़ा था, गिफ्ट की कैटेगरी में डी एंड ई लास्ट 2 कैटेगरी, कि अगर अपने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा है तो डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एफएमवी एंड अमाउंट पेड अगर 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो बिजनेस मतलब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो ये वो हिंट दिया उन्होंने आपको कि उसने जो खरीदा वो उसको 9 लाख में पेंटिंग मिल गए, उसका एफएमवी 35 लाख है। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो बोलेंगे तो उसका 26 लाख का फायदा हुआ है, यानी 26 लाख 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अभी अगला इंफॉर्मेशन का यूज क्या है सर, दिस पेंटिंग्स आर परचेज फ्रॉम एडवोकेट हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और वैट, यानी ये पेंटिंग उसने बेचे नहीं थे, ये उसने बेचे नहीं थे। तो बोलो क्या होगा फिर, अभी देखो सी उसके लिए अदर सोर्स अप्लाई होगा, अपने 26 लाख करेक्ट है, बट कब अप्लाई होगा, वो डीलर है तो ये अदर सोर्स में आएगा या ये बिजनेस इनकम का ही पार्ट रहेगा। हाँ मतलब उसमें अदर सोर्स में ट्रीटमेंट नहीं आएगा। अगर आप में खरीदते पेंटिंग तो अपने लिए वो अदर सोर्स माना जाएगा, पर तो बिजनेस, तो फिर ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, 26 लाख रिफ्लेक्ट होगा ना, कब होगा, जब ये बाद में बेचेगा तो नॉर्मल प्राइस पे बेचेगा तो उसका परचेस प्राइस बिजनेस इनकम में रिफ्लेक्ट होगा। आज नहीं होगा बट कल जाके क्या होगा, वो बिजनेस इनकम में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आज उसका जो इनकम है 60 लाख रुपया खाली आएगा, इसलिए उन्होंने दिया दीज आर नॉट सोल्ड। तो पहला केस में उसका बिजनेस इनकम कितना आएगा, 60 लाख रुपया आएगा, कितना आएगा, 60 लाख रुपया आएगा। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डीलर है, डीलर मतलब उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो जो तो उसको 26 लाख का फायदा दिखेगा ना, कब, जब बेचेगा तो दिखेगा, क्योंकि उसका वो बेचते समय कम दाम में नहीं बेचेगा, बेचते समय वो जेन्युइन प्राइस पे बेचेगा, तो उसका बिजनेस इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्म समझा आपको, उसने माल सस्ते में लिया गुड्स, तो बेचेगा तो वो जेन्युइन प्राइस बेचेगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। सेकंड, पहले पढ़ते फिर बाद में लिख के देता हूं। On 30th June 23 purchase jewelry from person other than registered dealer for 8 lakh, FMV 9 lakh 10,000 है, एंड उसने बाद में उसको ज्वेलरी को ट्रांसफर भी किया है। हाँ अभी देखो अभी उसका ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है। कब, अच्छा ज्वेलरी गिफ्ट में आता है, क्या आता है, तो 9-10 का ज्वेलरी 8 लाख में खरीदा, अगेन ये मूवेबल एसेट है, ये कैटेगरी ई है, तो डिफरेंस देखो कितना है, 1,10,000, ये 50 से ज्यादा है क्या, हाँ तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। एंड बाद में जब बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन में भी आएगा, एंड कैपिटल गेन में कॉस्ट अभी 9,10,000 लेंगे, अपन ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि 8 लाख नहीं लेंगे तो 1,10,000 दो जगह पे टैक्स होगा, एंड वो शॉर्ट टर्म गेन भी होगा क्योंकि उसी साल में खरीदा उसी साल में बेचा है, तो 40,000 क्या होगा उसका कैपिटल गेन होगा, 9-10 माइनस 950, 950 एंड 910, 950 एंड 910 ऐसा होगा। समझा कि नहीं क्या बोल रहा, क्या नहीं समझा। तीसरा, minor son of X get a gift of 75,000 from his maternal uncle on his 9th birthday. ओके तो माइनर सन का इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होता है, अपन ने पढ़ा था, बट एग्जाम इनकम क्लब करके मतलब नहीं है। तो पहले आप चेक करो, इज इट अ इनकम इन द हैंड्स ऑफ माइनर, बोलो ना, अंकल गिफ्ट में आता, इसमें आता है कि नहीं, हाँ मतलब एनी रिलेटिव ना, तो गिफ्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो माइनर चाइल्ड को मिलते समय एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम इनकम क्लब होगा क्या, नहीं, तो इस 75 का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट,
माइनर डॉटर ऑफ एक्स गिफ्ट ऑफ सिस्टम फ्रॉम एक्स एंड मिसेस एक्स। अच्छा नहीं, फ्रेंड से मिला है, हाँ मतलब उसके माता पिता के फ्रेंड से मिला है, तो ये क्लब होगा। तो 60,000 क्लब होगा या पेरेंट्स के हाथ में 1500 माइनस होगा, तो ये 58,800 क्या होगा, 58,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। आपको समझा क्या? तो ऐसा एक क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करते, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स फॉर ए वाई ठीक है। पहले लिखो बिजनेस इनकम, सिक्सटी लाख। ठीक है ना, उसमें नोट नंबर 1 लिखो। अच्छा बताओ, पेंटिंग परचेस करते समय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों नहीं अराइज होगा? क्योंकि उसका बिजनेस इनकम है ना। तो वो नोट अपन लिखेंगे, मेरे को याद दिलाना, वही नोट निकले अपने को, या फिर एक 10 लाइन छोड़ के नोट लिखो। लिखो नोट नंबर 1, परचेस ऑफ पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Purchase of painting is a part of business transaction. Purchase of building, purchase of painting is a part of business transaction. Hence, it will not come under the head income from other source. Hence, it will not be considered under the head income from other source. Hence, it will not be considered under the head income from other source. Next, अभी अपन लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखते हैं एक ट्रांजैक्शंस। लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेकंड हेडिंग। अब इसमें पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड ज्वेलरी का आएगा ना। हाँ लिखो परचेस ऑफ ज्वेलरी। एक लाख 10,000। नोट नंबर 2, लिखो नोट नंबर 2 लिखो। लिखो एज डिफरेंस बिटवीन fair market value and consideration, as difference between fair market value and consideration। ब्रैकेट में दिखाऊं, ये दिखाओ ब्रैकेट में, 9,10,000 माइनस 8 लाख, ब्रैकेट कंप्लीट। 9,10,000 माइनस 8 लाख, लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट। इज एक्सीड 50,000, ब्रैकेट कंप्लीट, एक्सीड्स 15,000, 50,000, लिखा, एक्सीड 50,000 कॉमा,
हो गया तक ऑनलाइन? द अमाउंट ऑफ 1,10,000 shall be treated as income from other source. The amount of rupees 1,10,000 shall be treated as income from other source. हो गया? नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा, उसने ज्वेलरी ट्रांसफर भी कर दिया ना, तो ये अपन बात कैपिटल गेन में लिखना चाहिए था अपने को, लिखते अपन वो भी, है ना? कैपिटल गेन रह गया ना, अदर सोर्स के पहले आना चाहिए था। ठीक है, मेरे को याद दिला ना। गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन, गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन, क्या लिखेंगे आप? नोट 3, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट, एंड एग्जेम्प्ट इनकम को क्लब करने की जरूरत नहीं है। लिखो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर डॉटर। नोट नंबर 4, कितना मिला माइनर डॉटर को? 60,000 का मिला है। सो नोट 4 में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप? इनकम ऑफ माइनर इज टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स कैन क्लेम exemption under section 1032। हो गया? क्या लिखा? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड shall be added in the income of parents after claiming exemption under section 1032, after claiming exemption under section 1032 rupees 1,500। तीसरा लिखो कैपिटल गेन, सेल ऑफ ज्वेलरी 9,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे? 8 लाख नहीं लेंगे, 9,10,000 लेंगे, बराबर ना? नहीं तो 1,10,000 डबल टैक्स होगा। एन ये आ गया टोटल इनकम। आठ लाख क्यों नहीं लिया बताओ ज्वेलरी का कॉस्ट? क्योंकि 1,10,000 पे अपन ने ऑलरेडी अदर सोर्स में टैक्स दिया है। अगर 8 लाख लिया तो 1,10,000 दो जगह पे टैक्स होगा। हाँ 62 लाख। अब इसमें मैंने बहुत सारे एजम्पशंस किए। माइनर का इनकम फादर मदर दोनों की इनकम में ऐड होता है, बट इस क्वेश्चन में मदर की इनकम के बारे में कुछ दिया नहीं, तो मैंने ये भी एज्यूम किया है कि मदर इनकम इज लोअर और फादर इनकम इज हायर। ये मैं एजम्पशन आपको बता रहा हूँ, हर एक एजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ी चीजें क्या क्या लिखते बैठेंगे एग्जाम में। सो ये मैं बता रहा हूँ, आपको घर पे जाकर डाउट आ सकता है, सर आपने तो क्लास में पहले फादर मदर का इनकम निकालने को बोला था, फिर डिसाइड किया था, यहाँ पे मदर का इनकम दिया नहीं है, तो डायरेक्टली आपको समझा मैंने क्या किया है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्लास में कहा था आपको कि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इज अल्टरनेट टैक्स रिजिम। तो अगर यही क्वेश्चन में एटर के हिसाब से सॉल्व करता हूं
तो बताओ कौन सा रिस्ट्रिक्शन, इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, रिस्ट्रिक्शन लिख के आ रहा है, लिखे क्या आपने? हाँ तो देखो फिर, बताओ इसमें से अगर जिन्होंने जेन्युइन लिखा है तो उनको फायदा होगा, जो नहीं लिख रहे हैं उनको एग्जाम में पता चल ही जाएगा कि होमवर्क ना करने का रिजल्ट क्या आता है। फिर होमवर्क तो करना ही है, दिल से करेंगे तो मजा आएगा, फोर्सफुली करेंगे तो त्रास होगा। 1500 का नहीं मिलेगा, तो एग्जाम में क्या करना है, कुछ नहीं दिया तो अल्टरनेट टैक्स रिजीम ही फॉलो करना है। ये करके आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब एक दो मार्क कट हो जाएंगे। इसलिए मैंने पर्पसफुली गलत करके लिया ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो एग्जाम में ये करना है या क्या लिखना है? हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BSE 1A। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं। कितना है बिजनेस इनकम? 60 लाख है ना। अदर सोर्स में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो अदर सोर्स का टोटल कितना आ रहा है, ये इतना चाहिए ना अदर सोर्स, ये आएगा 1, कौन सा? हाँ तो मतलब ये 170 होगा ना। तो फिर पहले कैपिटल गेन लिख दो क्या, पहले फिर मैं सीक्वेंस में कैपिटल गेन होगा 40,000 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नोट लिखूंगा मैं, ये आएगा मेरा 60, मतलब 1,70,000 होगा। नीचे नोट लिखो। हो गया। अब इस घर पे भी दोनों का टैक्स निकल के लेके आना है ना, या भी बता दो, बताओ टैक्स। टैक्स ऑन 62,08,500। मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए, मैं अभी पूरा इंक्लूडिंग 4%। एंड टैक्स ऑन 62,10,000। चलो टैक्स निकलो सब लोग, विथ 4% बताना है। विथ 4% 17 लाख। मैं एक बार चेक करता हूं, एज नहीं दिया ना, एज कुछ दिया है, एक बार देखते हैं। एज के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो 2.5 लाख का स्लैब भी अप्लाई होगा नॉर्मल इसमें। दोनों निकालना है टैक्स।
हाँ, कितना रहा टैक्स? नहीं, पहला पहला 17 लाख। देखो, अगर अपने को टैक्स निकालने को नहीं आ रहा है, अपन रिवीजन मोड में है, मतलब आपको एक आइडिया है कि अपन किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। 17। मेरे को एक कैलसी ना, मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी कैलसी फॉर 1 मिनट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। $19,16,257 ये टैक्स आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है, आप सोचो आपने 4 महीने क्या किया। ये लो। ठीक है, सेकंड बताओ कितना आ रहा है टैक्स? सब कुछ मेरे को फाइनल इंक्लूडिंग 4% सरचार्ज, तुम तब देख लो क्या करना है, मेरे को नहीं समझता। 17। 1788,072 चेक करो एक बार। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है उसके लिए? अल्टरनेट टैक्स बेटर है ना? नहीं आ रहा है? हाँ, तो क्या टैक्स रेट बताओ अल्टरनेट टैक्स रेजिम पे? अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9। ये बराबर है क्या आंसर? 15, 12 to 15, 20 एंड 15 के ऊपर 30 प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। बराबर है क्या? चलो, तो आज फिर इतना ही करते हैं, एंड बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे अपन। तो कल से आते समय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेके आना है ना? अगर या फिर टैक्स रेट्स के फोटो लेके आना है आपको। टैक्स रेट एक्चुअली याद होने चाहिए, बट आपको अगर बुक रेफर करना पड़ रहा है तो दोनों बुक लेके आओ। चलो, तो आगे जितना ही करते हैं, बाकी का कल रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन बाय बाय। बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।